हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवाल है, उन सभी सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो दिया था जिसमें आप लोगों को साइंस के कुछ सब्जेक्टिव सवालों को बताया था, और इसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर इसी तरीके का जो गेस क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, उन सभी सवालों को सर और भी बताइए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम उन सभी सवालों को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सवाल है उन सवाल को देखते हैं। देखिए, ये जो पहला सवाल देख रहे हैं बच्चों कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, कई बार प्री बोर्ड में, कई हाफ ईयरली में, तो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सवाल, है ना, कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना। तो देखो बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। किसके कारण? देखो बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का, है ना, कि आपको देखो, कहते हैं ना कि कोई भी चीज समझ में आ जाता है तो याद जल्दी हो जाता है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा हर चीजों को समझाने का, ताकि आप उसे याद आसानी से कर सको। तो हमने क्या बोला कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है ना, बहुत ही कम होता है, और नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या लिखोगे कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है अधिक होता है। रंग की प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सिंपल सा, आप क्या बोलोगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आप कहना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है, और नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब जो फैलना, ठीक है, अधिक होता है। और जिसकी अधिकता होती है ना, जिसकी अधिकता, तो यहां पर नीले रंग की प्रकीर्णन अधिक हो रही है बच्चों, इसीलिए इसका रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बस इतना लिख दोगे, आपको यहां से नंबर पूरा फुल टू फुल मिल जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। यह सवाल आप देखिए कि ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन क्या है, उदाहरण दीजिए, है ना। ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, तो मैंने आपको बताया बच्चों कि ऑक्सीजन का योग किस में होता है, तो उपचयन में होता है। ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है, तो अपचयन में होता है। अब इसके बारे में परिभाषा लिखना और एक एक उदाहरण देना। सिंपल सा लिख देना बच्चों, उपचयन अभिक्रिया लिख करके डैश देके कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना। क्या लिखना कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या फिर वृद्धि होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देना बच्चों कि कॉपर और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। देख रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर ऑक्सीजन बढ़ गया। तो जब ऑक्सीजन की क्या हो, योग हो, वृद्धि हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ऐसे एक और एग्जांपल दे देना, जैसा जल और ऑक्सीजन यहां पर, है ना, सॉरी H2 होना चाहिए, यहां पर H2 और O2 अगर हम मिला दिए तो H2O बन गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। चलिए आगे देखते हैं, अपचयन लिख करके डैश देकर लिखना कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो। जी हां, कमी हो, ऑक्सीजन का क्या हो, खत्म हो, कमी हो, ह्रास हो, उसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल दे देना बच्चों कि कॉपर ऑक्साइड जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो देख सकते हैं कि कॉपर बन रहा है, मतलब कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जो था वो खत्म हो जा रहा है, ह्रास हो जा रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का योग मतलब उपचयन और ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब अपचयन। दोनों का उदाहरण देकर के साथ में उत्तर लिख देना, फुल टू फुल नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है बच्चों कि 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध 18 प्राप्त होगा और 18/11 प्राप्त होगा। बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं बच्चों। मैंने आपको बताया है कि यहां पर कितने ओम दिए गए हैं। अगर मैं देखूं तो पहला प्रतिरोध जो है मेरे प्यारे बच्चों R1 जिसको कहेंगे, वो कितना ओम दिया गया है, 3 ओम दिया गया है। ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध का मैं बात करूं R2, ये कितना दिया गया है, 6 ओम दिया गया है। और तीसरा प्रतिरोध का मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो ये दिया गया है 9 ओम, है ना। तो ये कह रहा है, फर्स्ट नंबर A नंबर कह रहा है बच्चों कि आखिर आप किस तरह से संयोजित करोगे, किस तरह से संयोजित करोगे जो 18 ओम प्राप्त होगा। तो लिखेंगे सभी प्रतिरोधकों को, है ना, सभी
प्रतिरोधकों को, है ना, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, हम किस में संयोजित करेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर। बस उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं संयोजित करने पर अगर हम सबको संयोजित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में, तो आप देख पाते हैं कि 18 प्राप्त हो जाएगा। बोले सर कैसे? आपको पता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है ना गुरु जी? बोले हाँ सर यही होता है। R1 कितना दिया गया बच्चों? 3 दिया गया है, R2 6 दिया गया है और R3 कितना दिया गया? 9 दिया गया है। आप देख पाते हैं कि तीनों को जोड़ेंगे अगर 6 3 9 9 18 ओम प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ए नंबर का हमें यह समझ में आ गया कि हम यदि सभी प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो 18 ओम प्राप्त हो जाएगा, है ना। और 18/11 कैसे प्राप्त होगा? तो ये आप पहले रफ कर लेना बच्चों पार्श्व क्रम में जोड़ करके, और पार्श्व क्रम में जोड़ करके देखोगे तो सभी को जोड़ने पर आपका 18/11 प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग यहां पे डायरेक्ट सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। क्या लिखना मेरे प्यारे बच्चों कि सभी प्रतिरोधकों को, है ना, सभी प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम जोड़ने पर, किस में जोड़ने पर? पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, यानी पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में, है ना, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर हम क्या करेंगे बच्चों? इससे सभी को पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे। तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 1/r3 होता है। चलो मान बैठाओ जल्दी से। R1 का मान कितना है? 3 है तो 3 लगा देंगे। R2 का मान 1/6 है, 6 लगा देंगे, 1/9 हो जाएगा R3 का मान। 3 6 और 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा बच्चा? 18 हो जाएगा। 3 को कितना बार पढ़ेंगे? 18 आएगा। तो बोले गुरुजी 3 को हम 6 बार पढ़ेंगे, 6 हो जाएगा, प्लस 6 को 6 3 18 3 बार, और प्लस 9 को 2 बार, है ना, और सब तो ऊपर एक एक है तो 1 से गुना करोगे तो सेम आ जाएगा। बच्चों यहां पर जो आ गया 1/r बराबर, है ना, आप यहां पर थोड़ा सा इधर आ जाना और यहां पर बनाना, कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 और नीचे 18 और यहां 1/r। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका इतना आंसर नहीं है, आपको r का मान निकालना है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे बच्चों, है ना। 1/r है ना, तो इसको उल्टा कर दो तो r/1 हो जाएगा। 1 नीचे कोई वैल्यू नहीं तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 18/11। इस प्रकार हमें पता चल जाता है बच्चों कि अगर हम सभी प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 18/11 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप लोग बना लेंगे। इसी तरीके से और भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है आपके एग्जाम में, है ना। 18 की जगह में कुछ और लिखा जा सकता है, इस नंबर की जगह में कुछ और लिखा जा सकता है। बस आपको क्या करना, रफली माइंड में सोचना है कि आखिर कैसे कैसे किस श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है या पार्श्व क्रम में जोड़ने पर। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में और एक प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में। हमने लाइव क्लास में मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन किया है। और क्रैश कोर्स के बारे में बच्चों, क्रैश कोर्स में मैंने पूरी क्लासेस इसका दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं ज्वाइन किए तो अभी भी अंतिम मौका है, कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट मौका है, इस लास्ट मौका को गंवाओ मत, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि 200-300 रुपया ऐसे चला जाएगा बच्चों लाइफ में, लेकिन अभी जो ये समय है वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखते बच्चों अगला सवाल है क्या कि अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है ना। अनुवांशिकता क्या है बच्चों? अनुवांशिकता क्या है, एक समझो पहले बात को। अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता देखो यहां पर लिखना बच्चों, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है ना। ऐसा लक्षण या ऐसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, उसी को तो हम अनुवांशिकता कहते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा है, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं उन्हें अनुवांशिक गुण या लक्षण कहते हैं। जैसे कि पिताजी से बेटे में आया, बेटे से उसके बेटे में आया, दादाजी से पिताजी, इस टाइप से जो गुण ट्रांसफर होते हैं, है ना। अब बोले सर ये गुण में क्या किया जाए? बहुत सारी चीज, आंखों का रंग, है ना, बालों का क्या बोलेंगे, बालों का स्टाइल, है ना, गोरा काला, मतलब हर तरीके से, मतलब जो गुण ट्रांसफर होते हैं बच्चों उसी को हम अनुवांशिकता कहते हैं, सिंपल सा। अब देखिए अनुवांशिक में डीएनए की क्या भूमिका है भैया? डीएनए की क्या भूमिका है? तो देखो डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है बच्चों। डीएनए क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ है जो ट्रांसफर उसी तो होता है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की, है ना, व्यवस्था में सभी अनुवांशिक सूचनाएं होती है। जितने भी अनुवांशिक सूचना होती है बच्चों, इंफॉर्मेशन होती है, उसी डीएनए में होती है ना। अब देखो डीएनए में जीन होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं? जीन होते हैं, और जो शरीर के लक्षणों को, गुणों को नियंत्रित करते हैं। ये शरीर के जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उसको कंट्रोल करता है। आगे देखिए, माता पिता के संतान में लक्षणों का हस्तांतरण डीएनए के माध्यम से होता है। अगर माता पिता से बच्चे में जो गुण ट्रांसफर हुए हैं तो किसके माध्यम से हुआ है? वो डीएनए के माध्यम से हुआ है भैया,
किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से हुआ है ना। डीएनए आरएनए के माध्यम से प्रोटीन निर्माण का प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जो प्रोटीन निर्माण होता है बच्चों, इसको पर कंट्रोल करता है। और क्रॉसिंग ओवर के कारण पुनर्योजन की क्रिया भी होती है। क्रॉसिंग के कारण जो हमने बताया था ना बच्चों, XY लड़का, इस टाइप से बताया था ना, वही यहां पर आपका इसके कारण पुनर्योजन की क्रिया इसी से होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुवांशिकता क्या है, डीएनए में इसकी क्या भूमिका। अगला सवाल देखो, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अतिभारण कब होता है? बच्चों आपसे एकदम बता रहे हैं कि अगर इसे हम हिंदी में देखते हैं तो लगता है बहुत बहुत बड़ा चीज पूछ रहा है। नहीं बच्चों, लघु पतन है ना, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, नाम तो सुने ही होंगे है ना। अपने घर में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा ओवरलोड, है ना, तो ये इसको अतिभारण कहते हैं। तो हिंदी से थोड़ा सा इंग्लिश में जाते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो कुछ चीजों को आपको इंग्लिश से भी याद कर लेना है। ठीक है, तो लघु पतन मेरे प्यारे बच्चों यानी शॉर्ट सर्किट, जब क्या होता है किसी विद्युत परिपथ में दो तार एक दूसरे को स्पर्श कर जाते हैं तो एक बहुत कम प्रतिरोध वाला मार्ग बन जाता है। इस कारण विद्युत धारा अधिक मात्रा में बहने लगती है। जब मेरे प्यारे बच्चों है ना माइनस प्लस सट जाता है तार, तब क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे ठंडा तार गर्म तार सट गया इसलिए भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा वायरिंग खराब हो गया। तो यही है कारण बच्चों। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधक जो होता है बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों कम प्रतिरोध वाला मार्ग बन जाता है और इसमें विद्युत धारा जो है बहुत तेजी से बहने लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अतिभारण बच्चों, है ना। क्या होता है जब किसी विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों की कुल शक्ति परिपथ की क्षमता से अधिक हो जाती है तो अतिभारण होता है। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, ओवरलोड में आपको जितना वोल्टेज आया उससे ज्यादा वोल्टेज का आप चीजों को प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि आयरन भी लगा दिए, हीटर भी जला दिए, एक ही बार सारी चीजों को कर दिए। ठीक है, तो वहां पे ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, कारण क्या है बच्चों? एक ही सॉकेट में बहुत से उपकरण लगाना। अब समझ लो एक बोर्ड है, उसमें तुम चार्जर भी लगा दिए, उसमें फ्रिज लगा दिए, उसी में एसी लगा दिए, उसी में आप क्या बोलते हो हीटर लगा दिए। अब सभी चीजों का प्रयोग करेंगे तो उस समय ओवरलोड का संभावना हो जाएगा बच्चों। पुराने और क्षतिग्रस्त तारों का उपयोग करना, है ना। जब पुराने तार को हम लोग उपयोग करेंगे और बेकार तार, खराब तार का, है ना, उपकरणों का अधिक समय तक चलना, इसलिए तो होता है वायरिंग में। आप लोग क्या होता है बच्चों, वायरिंग में आप देखे होंगे कि जहां हीटर जलाना है वहां पे अलग सा मोटा वायर चलता है, ये एसी चलाना वहां अलग सा मोटा वायर चलता है। अब पतला तार में आप आयरन लगा दोगे तो तरवे पहले जल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। शॉर्ट सर्किट जब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ठंडा तार गर्म तार सट जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कह देंगे। ठीक है, अभी अतिभारण जब ओवरलोड होता है बच्चों। अगला सवाल देखो, मानव वृक्क के 2 कार्यों को लिखें। मानव वृक्क के 2 कार्यों, किडनी के 2 कार्य लिखना बच्चों, है ना। पहला, ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। भाई ये सबको पता है, सबको बच्चा को पता होगा कि ये रक्त को फिल्टर करता है, शुद्ध करता है। दूसरा बच्चों, ये क्या करता है? शरीर में जल एवं खनिज का संतुलन बनाए रखता है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों जल, शरीर में जो है जल और खनिज का क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है ना। ये बैलेंस करे रखता है बच्चों, याद रखिएगा 2 पॉइंट को, है ना। बाकी आप लोग देख सकते हैं। अगला देखिए, हमारे शरीर में ग्राही क्या कार्य है? ग्राही के कार्य ना करने पर समस्याएं क्या हो सकती है? प्यारे बच्चों, ग्राही अंग कहां होता है मेरे प्यारे बच्चों? ग्राही अंग कहां होता है? तो आप लोगों को हमने बताया था बच्चों ज्ञान इंद्रिया के बारे में, है ना। कितने ज्ञान इंद्रियां हैं हम लोग का? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना। क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या क्या है? आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। और यही ज्ञान इंद्रियां से मेरे प्यारे बच्चों, इसी ज्ञान इंद्रिय में ग्राही अंग होता है। क्या होता है? ग्राही अंग होता है। जैसे मान लो त्वचा भी एक ग्राही अंग है, सॉरी ज्ञान इंद्रिय है, उसमें भी ग्राही अंग है। अब ये ग्राही अंग क्या करता है बच्चा? इस ग्राही अंग में अगर कोई भी सूचना आता है, बोले सर सूचना कैसे आएगा? जैसे मान लो हम इस तरह भोग देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हम इसको, समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो हमारा त्वचा होगा ये सूचना भेजेगा कहां तक? मेरू रज्जु तक, और मेरू रज्जु से होते हुए हमारा मस्तिष्क तक चला जाएगा। और मस्तिष्क बोले अरे ये क्या कर रहा है तुम, हटो 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 हटो, जो एकदम चुप जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो ग्राही अंग मेरे प्यारे बच्चों सूचना को एकत्र करता है। क्या करता है? एकत्र करता है, और वो ट्रांसफर करता है मेरू रज्जु को, और मेरू रज्जु मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क विश्लेषण करता है, ये भैया क्या कर रहा है, समझ में आ गया? तो ग्राही अंग सूचना को एकत्र करता, सूचना को प्राप्त करता है। और अगर वो काम ना करे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वही चीज यहां पे लिखा है, ग्राही सूचनाओं को ग्रहण करके उसे आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका तक, मेरू रज्जु तक, है ना, मेरू रज्जु तक पीछे, है ना, जो स्पाइनल कोड
में होता है और मस्तिष्क में भेजते हैं, है ना, और उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है, तद अनुसार एक उपयुक्त आदेश आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा उसे ग्राही अंग पेशी में ज्ञान इंद्रियों में भेजा जाता है। ठीक है, तदनुसार वो क्या करती है, अनुक्रिया करती है। ठीक है, अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों नीचे हमारा सांप चल रहा है, ठीक है, और अचानक से टच किया हमारा पैर में या फिर रस्सी है तो हम ऐसे करके भाग जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमें पता चला, हमने देखा भी नहीं लेकिन हम हटे। कैसे? क्योंकि मेरे बच्चों त्वचा क्या किया, उस ग्राही अंग से क्या किया बच्चों, सूचना को लिया और वो हमारा मेरुरज्जु तक पहुंचाया, मेरुरज्जु हमारा मस्तिष्क तक पहुंचाया, मेरुरज्जु तक पहुंचा ना, तब तक हम हट गए। और जब हम नीचे देखें अपने आंखों से, ठीक है, तब वो मस्तिष्क तक गया, है ना, बोला अरे रसिया था जी। समझ में आ रहा बात? तो पहले मेरुरज्जु तक जाता है कोई भी क्रिया, कोई भी सूचना, उसके बाद वो मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क में विश्लेषण होता है कि अच्छा ये था, तो उसके बाद हम रस्सी को हटा के उधर कर देंगे। समझ में आ गया? बस यही बच्चों। अब कह रहा है कि यदि ग्राही अंग उचित रूप से कार्य नहीं करेगा तो सूचना मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेगी, है ना। इस प्रकार शरीर में आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सकेगा और किसी भी संभावित खतरे का शिकार हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा और आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, बाकी फिर समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्या है दोहरा परिसंचरण, किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों दोहरा परिसंचरण, है ना, क्या होता है? देखो, मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने में हृदय से कितने बार होकर गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। अपने हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है रक्त को, है ना, और 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। समझ में आगे बात? कि अगर जो हमारे शरीर में जो रक्त है मेरे प्यारे बच्चों, इसको दिल से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार ऑक्सीजन युक्त और एक बार ऑक्सीजन रहित रक्त, दोनों 2 टाइप से मेरे प्यारे बच्चों होता है, और वो मतलब कि रक्त को 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कैसे होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सिराओं द्वारा शरीर से विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाता है। मतलब जहां जहां अशुद्ध रक्त है वो सिराओं से होते हुए वो कहां तक, दिल तक लाता है, हृदय तक लाता है, पहला काम। उसके बाद क्या होता है, हृदय उसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में भेज देता है। अब हृदय क्या है बच्चों, एक पंप की तरह काम करता है। वहां से एक बोला कि अच्छा आ गया, तो उसको भेज देता है फुफ्फुस में, फेफड़ा में भेज देता है। अब फेफड़ा में क्या होता है बच्चों, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और ऑक्सीजन को ले लेता है ना, और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है। आपको पता है बच्चों, सांस लेते हैं तो क्या होता है, फेफड़ा होता है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या रक्त से ले लिया, कौन, फुफ्फुस से होते हुए, और हम लोग नाक से निकाल दिए, और ऑक्सीजन जो हमने लिया बच्चों वो फिर रक्त में मिल गया। अब फिर से वो कहां चला जाएगा, हृदय में चल जाएगा। फिर देखो यहां पर क्या है, इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आ जाता है और जिससे शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते प्यारे बच्चों मनुष्य में दोहरा परिसंचरण आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखोगे, लिखना मेरे प्यारे बच्चों कि मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं, है ना। उसके बाद इसका कार्य कैसे होता है, तो लिखना कि मनुष्य के, है ना, विभिन्न भागों से, है ना, विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों से सिराओं के द्वारा ये क्या बोलेंगे उसको, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है, और अशुद्ध रक्त को फिर हृदय क्या करता है, फुफ्फुस में भेज देता है। और फुफ्फुस में क्या होता है बच्चा, फुफ्फुस में फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो है, अशुद्ध रक्त है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और ऑक्सीजन को उसमें डाल करके, और फिर से वो हृदय में जाता है और फिर से पंप करके पूरा शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है बच्चों। बताओ, इतने सरल लैंग्वेज में आप लोगों को बताया, और आज जब इस तरीके से आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दौरान इतना सरल से बताएं, तो सोच लो क्रैश कोर्स में हमने किस तरीके से पढ़ाया बच्चों को। ठीक है, ये तो जो बच्चे पढ़े हैं उन्हीं लोगों को पता है। आगे देखते हैं, अम्ल वर्षा क्या है ना। आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल का होता है? तो बच्चों कह रहा है कि अम्ल वर्षा क्या है। सबसे पहले बात तो समझो अम्ल वर्षा क्या है, ठीक है। और आश्रित जल जो होता है बच्चों, वो विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल का होता है? आश्रित जल जो बच्चों डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसमें अशुद्धियां नहीं होती है, उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन वर्षा जल जो पानी मारता है, बारिश होता है, उसमें करंट, अगर पानी बारिश हुआ है ना, उसमें अगर पानी में एक साइड करंट और दूसरा साइड करंट पहुंच जाएगा, लेकिन आश्रित जल में नहीं होता। ऐसा क्यों? तो पहले समझते हैं बच्चों कि अम्ल वर्षा क्या होता है ना। एसिड रेन, कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल की नमी से मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। बच्चों कारखानों से निकला हुआ धुआं, है ना, और
सल्फर डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है, वायुमंडल में मिल जाती है। और जब बारिश होता है तो वायुमंडल से होते हुए तो बारिश होता है। अब वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, वो वर्षा के साथ मिल जाता है, और वो वर्षा के साथ जल मिल करके क्या हो जाता है बच्चों, ये पृथ्वी पर आ जाती है, बारिश हो जाती है, और इसीलिए इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। समझ में आ गया। तो अम्ल वर्षा का देन किसका है भाई, काल कारखानों वगैरह का। ठीक है, जो काल कारखाना जितने भी प्रदूषण हो रही मेरे प्यारे बच्चों, उसी के कारण अम्ल वर्षा हो रहा है। समझ में आ गया, उम्मीद करते समझ में आ गया। अब आश्रित जल जो है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है बच्चों, जो आपने देखा होगा बैटरी पानी है ना, उसमें डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें अशुद्धियां नहीं होती बच्चों, उसमें H+ आयन OH- आयन उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता है। यही चीज लिखा है, आश्रित जल H+ और OH- आयन उत्पन्न नहीं होता, ना ही इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां होती है। ठीक है, और जबकि इसके विपरीत वर्षा जल H+ आयन OH- आयन मुक्त होते हैं, और ये आयन विद्युत संचालन में सक्षम होते हैं, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं होता, जबकि वर्षा जल का होता है। समझ में आ गया बच्चों, कि आश्रित जल जो है वो H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन वर्षा जल उत्पन्न करता है, इसीलिए वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, विद्युत करंट प्रवाहित होती है, लेकिन आश्रित जल का नहीं होती। बातों को समझ गए, बोलिए यस सर। आगे बढ़ो बच्चे, नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रतिरोध क्या है, और किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या है सवाल कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मानो। ठीक है, कि प्रतिरोध क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध किस कारणों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध वह पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में क्या करता है बच्चों, रुकावट डाल, बैरियर होता है। ठीक है, रुकावट डालता है। अगर ये इस तरीके से मान लो कि पानी बह रहा है, पानी नहीं मतलब करंट बह रहा है, तो उसमें अगर रुकावट डालने का कोई अगर काम कर रहा है, वही प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है, इसका ईसाई मात्रक ओम होता है। किसी चालक, ओम कैसे लिखा जाता है बच्चों, ऐसे, है ना, याद रखिएगा। किसी चालक प्रतिरोध के निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहला मेरे प्यारे बच्चों तार की लंबाई पर। जी हाँ, जितना तार लंबा होगा मेरे प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। जितना तार लंबा होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जितना लंबाई होगी, है ना, उतना मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध होगा। जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना लंबाई होगा। समझ लिया, मतलब कि जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे जैसे लंबाई को घटाएंगे तार का, वैसे वैसे प्रतिरोध भी घटेगा। तो ये समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, चालक की प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। नेक्स्ट देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जी हाँ, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब जितना मोटा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, जितना पतला होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। देखिए क्या लिखा है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर मोटा ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर पतला है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, चालक की प्रकृति पर। जी हाँ बच्चों, अगर चालक की प्रकृति, मान लो कि अगर कॉपर के जगह में लोहा यूज कर देते हैं, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उस जगह पे अगर हम कॉपर यूज करते हैं, चांदी यूज करते हैं, बोले यार चांदी का तार यूज करेंगे, नहीं 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 बच्चा, वो बहुत महंगा होता है, कॉपर यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ किस प्रकार का है। ठीक है, वो तार किस प्रकार का है, एल्युमिनियम का है या फिर कॉपर का है। कॉपर में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से प्रवाहित होती है धारा, लेकिन और भी जो है उसमें कम होती है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, सूर्योदय तथा सूर्योदय के समय, है ना, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चों जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है, उस समय रक्तताप क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य के समय सूर्य रक्तताप दिखाई देता है। सूर्य के समय सूर्य प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से होकर गुजरती है। बच्चों आपको पता होगा कि जब सूर्य उगता है ना, जब सूर्य डूबता है, उस समय जो सूर्य है कि प्रकाश है वो वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरता है ना, और मोटी परतों से, जिससे सबसे कम तरंग धैर्य वाले नीले रंग अत्यधिक प्रकीर्णित करते हैं। जो सबसे कम तरंग धैर्य है नीला रंग, वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। लेकिन अत्यधिक तरंग धैर्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंखों तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य रक्त। समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा अगला। हाँ,
हमारा आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो बच्चों आप लोगों को पता है कि अम्ल की बहुत ज्यादा हमारे आमाशय में भूमिका है। क्या क्या है? 2 पॉइंट लिखना है बोल रहा है बच्चों, 2 पॉइंट लिख दीजिए। हमारे आमाशय में अम्ल एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। जी हमारे प्यारे बच्चों, आमाशय में जो पाए जाने वाले जो एंजाइम है भोजन का पाचन जो करते हैं वो अम्लीय माध्यम में करते हैं, और आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। आमाशय में जो अम्ल क्या करता है बच्चों? भोजन को अम्लीय बनाता है, और ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे क्या कर सकते हैं बच्चों? पचा सकते हैं, है ना। यह भोजन उपस्थित जीवाणुओं को भी क्या करता है? नष्ट करता है। तो ये 2 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, है ना। अवतल दर्पण के बनते हुए प्रतिबिंब एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। बच्चों कितना आसान है, वक्रता केंद्र पर रखना बहुत आसान है, ठीक है। इस तरीके से अवतल दर्पण खींच देना, मुख्य अक्ष खींच देना बच्चों, है ना। मुख्य अक्ष खींचने के बाद यहां आपको पता है कि F होता है, यहां पर आपका C होता है। कह रहा है वक्रता केंद्र पर वस्तु को हम रखेंगे, तो इस प्रकार वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यहां से टकराते हुए F से होते हुए, और यहां से टकराते हुए होते हुए, और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों जहां मिल जाएगा वहीं पे आपका बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम दे देना A, इसका नाम B, तो इसका नाम A है ना, इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? B, और इसका नाम A है ना, A डैश B डैश। मतलब कि वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, C पर रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो क्या होता है कि वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बस उल्टा बनता है बच्चों, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो इतना लिख देना है। प्रकृति पूछ रहा है, देखिए वास्तविक एवं उल्टा होगा। अगर दर्पण के पहले बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और देखो बच्चों उल्टा भी बन रहा है। समान साइज का बनेगा, इस बात को रखिएगा याद कि अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु बन रहा है ना, फिगर रखा गया है, मतलब वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंब भी वहीं पे बनेगा और समान आकार का बनेगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते बच्चों, पित्त रस का क्या कार्य है? तो बहुत आसान है। पित्त रस, है ना, आमाशय में आए जो भोजन है ना, जो आमाशय से जो आए भोजन को है वो अम्लीय माध्यम को जो क्षारीय बना देता है। आपको पता है आमाशय में मेरे प्यारे बच्चों जो भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम होता है। जब वो पित्त के पास आता है मेरे प्यारे बच्चों तो वो क्या करता है? क्षारीय बना देता है, अग्नाशय में आता है तो, ठीक है। और लाइपेज एंजाइम का ये मेरे प्यारे बच्चों सक्रिय करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर काम होता है ना। अब देखिए अगला है क्या कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। कि परितंत्र में हर जीव एक दूसरे पर क्या होते हैं बच्चों? निर्भर होते हैं। सिंपल सी क्या है, परितंत्र में एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पे क्या होती है बच्चों? निर्भर होती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को हमने बताया था कि घास को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है भाई? मेंढक को कौन खाता है? तो मेंढक को मेरे प्यारे बच्चों कौन खा जाएगा? मेंढक मेंढक को सांप खाएगा, है ना, सांप को फिर नेवला खाएगा। इस तरीके से मतलब हर जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और ये जो श्रृंखला बनता है बच्चों उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को हिरन खाएगा, बाघ खाएगा, एक खाद्य श्रृंखला हो गया। घास को कीट खाएगा, कीट को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। तो इस प्रकार हो जाता है ना। एक और आप लिख सकते हैं एक और खाद्य श्रृंखला के बारे में, घास को बकरी खाएगा, है ना, घास को बकरी खाएगा। बकरी को कौन खाएगा बच्चों? तो शेर खा जाएगा, है ना, बाघ खा जाएगा। कौन खा जाएगा? बाघ खा जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग 2-3 श्रृंखला बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिख के, जनन की विधि को लिखने बोल रहा है बच्चों। तो हाइड्रा में किस प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन होता है, याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा आप लोगों ने देखा होगा बच्चों इस तरीके से, है ना, यहाँ पर ऐसे बनता है ना, मुकुल के द्वारा होता है हाइड्रा में। आगे देखिए बच्चों राइपोजस भी होता है, उसमें भी अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल होगा। उसके बाद हाँ नहीं अभी है सवाल, ठीक है, 2-3 सवाल। देखो बच्चों यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है, उदाहरण देकर समझाइए। तो बड़ा आसान है, एक जगह लिखना बच्चों संयोजन अभिक्रिया, है ना, और फिर उसी के बाद जबकि लिख करके लिख देना बच्चों वियोजन अभिक्रिया, है ना। जबकि लिख करके क्या कर देना? वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिख देना। संयोजन अभिक्रिया में लिखना जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन लिखना जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए है ना निर्माण करता है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, सिंपल। क्योंकि उधर 2 अभिकारक मेरे प्यारे बच्चों, संयोजन में 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है, लेकिन वियोजन में क्या होता है कि एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए इसको उल्टा बोला जाता है। देख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। क्या उदाहरण दे दीजिए संयोजन अभिक्रिया का। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाकर के MgO बना, मतलब 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ बच्चों कि एकल अभिकारक जब इसको हम गर्म किए, है ना, तो क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार उदाहरण लिख दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, ये क्या है बच्चों, ये भी 2-3 सवाल हैं और भी जो कि महत्वपूर्ण है, और इससे पहले मैंने और भी क्या क्या बताया है वो देख लो, ठीक है। इसमें देखो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया को विपरीत क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रवती बर्तन में क्यों रखा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल, है ना। अमीबा में पोषण का सजीव चित्र विवरण करें बच्चों।
आप लोग अगर इसका आंसर याद किया अच्छी बात है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। गैसों के विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है, ये भी इंपॉर्टेंट। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो आपने प्यार दिया था, है ना, वो सारे महत्वपूर्ण सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मैंने पहले बताया है, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, है ना, ये तो हमारा फर्स्ट वीडियो है ना, ये हमारा भी आज का जो बनाया है वो सेकंड वीडियो है। ये फर्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, है ना, फर्स्ट वीडियो में, ऐसे तो मैंने लाइव क्लास में बहुत सारे करा दिया है, लेकिन इसमें भी आप लोग देख लेना कि यहां पर जो महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव सवाल मैंने पहले भी कराया है। जैसे देख सकते हैं, एक एक बार मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूं, ठीक है, एक एक बार मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को दिखा देता हूं, ठीक है। आप लोग देख लो एक बार क्वेश्चन को। क्या है पहला क्वेश्चन, हमने क्या बोला था, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या था कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, ये मैंने भी बताया है। और क्या बताया है, ओम का नियम को बता दिए थे बच्चों, है ना। ओम का नियम बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ओम का नियम आप लोग लिख लो बच्चों कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर देख लेना, जरूर से जरूर देख लेना बच्चों, है ना। अगला आप लोग को हम बताए थे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं, है ना, इसके बारे में बता दिए थे। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, ये बता दिए थे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों 3 गुणों को लिखें, ये भी बता चुके थे, है ना। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसके 2 उपयोग लिखें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। और बच्चों आगे देख लो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रयोग, है ना, ये अंतर बता दिए थे। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखें। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इसके तीनों को देख लेना है, एक तो पक्का आने वाला है इसमें, ठीक है। अगले देखते हैं, इसमें संरचना सूत्र के बारे में बताए थे बच्चों, चारों को हमने संरचना सूत्र बता दिया था, है ना। नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये भी बताए थे। पार्श्व क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन मैंने दोनों बताया बच्चों, है ना। धातु और धातु में 3 भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के अंतर, है ना। और भी मेरे प्यारे बच्चों अगर देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बता दिए। तो ओम का नियम, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, मैंने तीनों का तीनों मेरे प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में बताया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके, ठीक है, आप देख सकते हो। समवेता किसे कहते हैं, ब्यूटेन पेंटेन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ब्यूटेन और पेंटिंग के लिए समवाय का नाम लिखे, हमने चित्र बनाकर बताया था बच्चों कि ब्यूटेन के 2 फिगर, आइसो ब्यूटेन, है ना, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसमें भी बताए थे बच्चों आप लोग को पेंटेन का भी, आइसो, नियो और क्या था एक नॉर्मल पेंटेन, सभी का संरचना मैंने बता के रखा था, ठीक है। आगे देख सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये भी बता चुके हैं। जिप्सम क्या होता है, 373 केल्विन पे अगर इसे गर्म करे तो क्या होता है, ये भी बता चुके हैं, है ना। प्रभावी लक्षण से मेंडल के प्रयोग, बच्चों ये पिछले वाले वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन कराया और भी मैंने कराया है, आप उसे जरूर से जरूर देख लेना, मैं एंड में इसको डाल देता हूं, ठीक है। आप जा करके इधर क्लिक करना, चला जाएगा, ठीक है, या इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। अब वीडियो खत्म कर रहे हैं, आज का क्लास यहीं तक बच्चों। ऐसे ही वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करना, आज का क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैथ के, साइंस के सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वीडियो पे अपलोड हो रही है, लाइव क्लासेस चल रही है, सभी ज्वाइन करो बच्चों, बहुत इस बार तहलका मचा के रहना, ठीक है। बाय बाय।